बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। स्टूडेंट आपका जो पेपर होगा 2025 का एनुअल पेपर, वो इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर के मुताबिक आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो बच्चा इस पेपर को सॉल्व करेगा उसको पेपर के अपने जो आने वाला पेपर है उसके बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट जो मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स है फॉर 2025, उसमें टोटल 3 सेक्शंस हैं, यानी सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। सेक्शन ए जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग सेक्शन बी को अटेम्प्ट करेंगे। तो सेक्शन बी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो सेक्शन ए का होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास टोटल 12 पार्ट्स होते हैं और आपने हर पार्ट को अटेम्प्ट करना होता है। जो चॉइस गिवन होती है वो हर पार्ट के साथ गिवन होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में आपके पास 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा। इसी तरीके से पार्ट 2 में भी 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्या है। तो मैंने आपके सामने जहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 भी लिखा है, पार्ट 1 के दोनों पार्ट्स लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z if f of x is continuous at x is equal to 1 and f of x is equal to under root 3x plus 9 minus under root 2x plus 8 divided by x minus 1 if x is equal to not if x is not equal to 1 and f of x is equal to z if x is equal to 1, or find the equation of the following straight line. Part A है parallel to x axis at a distance of 5 unit below it. Part B है perpendicular to y axis and passing through the point 6 and 4 है। स्टूडेंट पार्ट 1 के अंदर आपके पास ये 2 क्वेश्चन गिवन है, दोनों में से आपने क्वेश्चंस पेपर में कोई एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा। तो हम पहले इसका पार्ट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, यानी इसमें जो वैल्यू ऑफ z है उसको फाइंड करना है। और गिवन ये है कि इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, यानी ये जो f ऑफ x है ये कंटिन्यूअस है किस पर, x इज इक्वल टू 1 पे। अब स्टूडेंट यहां पर जो f ऑफ x गिवन है वो एक पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन क्या है कि अगर यहाँ पे कंडीशन साथ इसकी दी गई है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी अगर x नॉट इक्वल टू 1 हो, यानी x 1 के इक्वल ना हो, तो फिर f ऑफ x किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 3x प्लस 9 माइनस अंडर रूट 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 के इक्वल होता है। और इफ x इज इक्वल टू 1, यानी अगर x इसमें 1 के इक्वल हो, तो फिर f ऑफ x किसके इक्वल होता है, z के इक्वल होता है। और हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। अब यहाँ पे स्टूडेंट उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो फंक्शन f ऑफ x है वो एट x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहले मैं जरा क्लियर कर दूं आप लोगों को कि कंटीन्यूअस फंक्शन किससे कहते हैं, तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। यानी अ फंक्शन f of x is said to be continuous
at x is equal to c if the following three conditions are satisfied. If the following conditions are satisfied, यानी कोई फंक्शन जो है, एक फंक्शन f ऑफ x जो है वो एट x इज इक्वल टू c पे कंटिन्यूअस होगा अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि f ऑफ c शुड बी डिफाइंड, यानी इस f ऑफ x के अंदर अगर इस f ऑफ x में x की जगह अगर हम c पुट करें तो जो हमारे पास f ऑफ c आएगा उसको डिफाइंड होना चाहिए, यानी वो कोई एक डिफाइंड नंबर आना चाहिए, उसको अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू c के ऊपर मैं अगर माइनस का साइन लगा लूं तो इट मींस के x अप्रोच कर रहा है c को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ c, इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। ये इक्वल होनी चाहिए किसके, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस c के ऊपर प्लस का साइन लगाते हैं तो इट मींस के राइट हैंड लिमिट, तो यानी x c को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड ऑफ c, तो ये दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल हो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट, यानी फिर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है कि कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। और थर्ड कंडीशन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ c के इक्वल होनी चाहिए, यानी अगर जो f ऑफ c की वैल्यू है वो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसने क्वेश्चन लिखने में एक गलती भी की हुई है, यानी क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, उसको आप करेक्ट कर लें। ये जो प्लस 9 है अंडर रूट 3x प्लस 9, इधर इस 9 की जगह 8 है और यहाँ पर 8 है, उसकी जगह यहाँ पर क्या है 9 है, तो इस क्वेश्चन को आप करेक्ट भी कर लें। जो आपके मॉडल क्वेश्चंस पेपर में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ये गलती है। अब हम जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x z की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें गिवन क्या है, एज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, यानी f ऑफ x जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू c, c यहां पर क्या है 1 है, यानी एट x इज इक्वल टू 1 पे ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस है तो फिर जो लास्ट कंडीशन थी लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ c के इक्वल होनी चाहिए। इस कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए क्योंकि हमें गिवन है कि जो फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। तो फिर मैं लिख सकता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 1 के इक्वल होना चाहिए, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 का मतलब ये होता है कि x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 1 के इक्वल नहीं है। ये जो सिंबल है स्टूडेंट x अप्रोचेस टू 1, इट मींस के x इज नियरर टू 1 नॉट इक्वल टू 1। एक होता है x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होता है कि x एक्चुअली 1 के इक्वल है, और अगर हम x एरो लगा के 1 लिखें तो इट मींस के x इज नियरर टू 1 है, यानी x 1 के करीब तरीन कोई वैल्यू है लेकिन 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है जब x 1 को अप्रोच करेगा तो इट मींस के x इज नॉट इक्वल टू 1, और जब x नॉट इक्वल टू 1 हो तो फंक्शन किसके इक्वल होता है, यानी f ऑफ x इक्वल होता है अंडर रूट 3x प्लस 8 माइनस अंडर रूट 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होता है। और f ऑफ 1 है राइट हैंड साइड पे,
अब यहाँ पर x की जगह हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो इट मींस के x 1 के एक्चुअली इक्वल है। तो जब x 1 के इक्वल हो तो फिर फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल होता है, बाय डेफिनेशन z के इक्वल होता है। तो हम इस डेफिनेशन को यूज करते हुए यहां पर इस फंक्शन z की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिमिट है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट ले लूं लेफ्ट हैंड साइड पे तो x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। तो डिनोमिनेटर में देखें अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। और डिनोमिनेटर जब 0 होता है तो नंबर अनडिफाइंड होता है। तो इट मींस कि डायरेक्ट लिमिट लेने से ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट फाइंड नहीं की जा सकती है, इसलिए पहले इसको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करना होगा और उसके बाद इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी होगी। तो इसको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करने के लिए राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अंडर रूट 3x प्लस 8 माइनस अंडर रूट 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 है। इसको मैं अगर अंडर रूट 3x प्लस 8 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3x प्लस 8 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 9 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी हमने अंडर रूट 3x प्लस 8 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 9 से इस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज लिखेंगे तो वो किसके इक्वल है, z के इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास नोमिनेटर में ये अंडर रूट 3x प्लस 8 माइनस अंडर रूट 2x प्लस 9 माइनस में है और यही टर्म यहाँ पे प्लस में है। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला इसको हम अंडर रूट 3x प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 9 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय इसको हम x माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 8 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 9 एज इट इज लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या रह जाएगा नोमिनेटर में, इसको मैं मजीद जहां पे राइट हैंड साइड पे z आई जा रहा है तो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें, यहां पे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लूं तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नोमिनेटर में 3x प्लस 8 रह जाएगा, इधर माइनस 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 8 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 9 ये रह जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो ये ब्रैकेट हटा दें तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से ये 3x प्लस माइनस 2x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा और 8 माइनस 9 किसके इक्वल होगा, माइनस 1 के इक्वल होगा। तो इट मींस के नोमिनेटर में आपके पास नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यूज रह जाएंगे वो क्या रह जाएंगी, 3x में से 2x को माइनस करेंगे x आएगा और 8 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, x माइनस 1 आएगा। तो ये x माइनस 1 कैंसल हो जाएंगे। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में z किसके इक्वल आएगा, लिमिट x अप्रोच। अब यहाँ पे स्टूडेंट नोमिनेटर में 1 रह गया है। अब हम लिमिट पुट करते हैं तो x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। तो डिनोमिनेटर में x की जगह अगर हम 1 पुट करें तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3x है तो 3 1 3 प्लस 8 हो जाएगा और ये प्लस अंडर रूट 2x प्लस 9 है। तो 2x में x की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 2 प्लस 9 क्या होगा, 11 होगा। तो इट मींस कि ये आपके पास 1 बाय 8 प्लस 3 11 अंडर रूट
और प्लस अंडर रूट 11 आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट 11 आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए अब दूसरा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है उसको हम चेक करते हैं कि वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन। आपके ने ये जो नीचे गिवन स्ट्रेट लाइंस है इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। पार्ट ए में है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट बिलो इट, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो कि 5 यूनिट बिलो है एक्स एक्सिस से। स्टूडेंट लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करता हूं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये 0 है, लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और एक्स एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, तो लेफ्ट साइड पे क्या होता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डाउनवर्ड क्या होता है, डाउनवर्ड ओरिजिन से डाउनवर्ड वाई एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और जो 5 यूनिट बिलो हो इट, यानी जो एक्स एक्सिस है उससे 5 यूनिट नीचे की तरफ हो। तो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट नीचे की तरफ मैं आता हूं, तो लेट्स सपोज दिस इज 1 यूनिट, ये एक्स एक्सिस है आपके पास। एक्स एक्सिस से 5 यूनिट नीचे की तरफ आएंगे तो आप कहां पर आएंगे, -5 के ऊपर आएंगे। तो इट मींस के वो लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और 5 यूनिट बिलो टू एक्स एक्सिस हो वो कहां से पास करेगी, वो -5 में से पास करेगी। ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है और माइनस वाई एक्सिस के -5 से पास कर रही है। तो इट मींस के इस लाइन की जो इक्वेशन होगी पार्ट ए में वो क्या होगी, वो y इज इक्वल टू -5 होगी। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ पार्ट ए। अब सेकंड इक्वेशन है, सेकंड जो लाइन है वो आपके पास है परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 एंड 4, यानी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो और वो किससे पास करे, 6 और 4 में से पास करे। यानी उसमें x कोऑर्डिनेट 6 हो और y कोऑर्डिनेट 4 हो। तो सॉरी x कोऑर्डिनेट 6 हो, y कोऑर्डिनेट 4 हो। तो लेट्स सपोज ये आपके पास 5 होता है, ये 6 होता है। तो जो पॉइंट 6 और 4 है वो कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर 6 के सामने और y एक्सिस में 4 के सामने। हम ये वाला पॉइंट अगर ले लें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में x 6 से y 4 है। तो हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से पास करे और ये y एक्सिस के ऊपर क्या हो, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी नॉट x एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि y एक्सिस के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये लाइन कहां से पास करेगी, y एक्सिस के में किस पॉइंट से पास करेगी, y एक्सिस के 4 में से पास करेगी। तो इट मींस के इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो आपके पास होगी y इज इक्वल टू 4 होगी। यानी स्टूडेंट इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए आपने 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा है। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, किसी भी 1 पॉइंट गिवन हो और आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हैं। तो वो उसका फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है। अब यहां पर हमें इस फार्मूले को अगर मैं यूज करूं तो यहां पर पार्ट बी में हमें जो पॉइंट गिवन है वो क्या है, 6 एंड 4 है। तो इट मींस कि जो x1 और y1 है
वो 6 एंड 4 है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, यानी ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इट मींस कि ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और जब भी कोई लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो तो उसकी स्लोप जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो 0 के इक्वल होती है। तो इट मींस के हियर m इज स्लोप, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगी, 0 होगी। अब अगर मैं यहाँ पर फार्मूले का यूज करूं तो y माइनस y1 आपके पास क्या है 4 है, इज इक्वल टू m इंटू m क्या है 0 है, x माइनस x1 है तो वो 6 है, तो 0 इंटू x माइनस 6 करेंगे तो ये 0 होगा। तो इट मींस के y किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि द लाइन विच इज passing through the point 6 and 4 and perpendicular to y axis is y is equal to 4। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 क्या। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ f of x is equal to x cube minus x over the interval -1 and 1 है। स्टूडेंट आपने इस इंटरवल के अवर इस फंक्शंस का एरिया फाइंड करना है। तो हमने जो आपने इंटीग्रेशंस पढ़ी थी, तो इंटीग्रेशंस आपके पास एक्चुअली दो टाइप्स की होती है, एक होती है इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन होती है एरिया अंडर द कर्व। यानी लेट्स सपोज अगर आपके पास एक कर्व है और उस कर्व के लिए ये ग्राफ बनता है, लेट्स सपोज, यानी मैं कहता हूं इस ग्राफ, ये जो फंक्शन है f ऑफ x है, इसका ये ग्राफ बनता है। इस फंक्शन के अंडर जो एरिया है उसको अगर आपने फाइंड करना हो, और लेट्स सपोज ये एरिया है फ्रॉम a टू b, यानी जो डोमेन है वो a से b तक है, तो ये वाला एरिया फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे, एरिया अंडर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, यानी a से b तक हमने इंटीग्रेट करना है किसको, f ऑफ x को। अगर f ऑफ x को अगर हम इंटीग्रेट करें और उसकी लिमिट्स रखें a से b तक, तो ये जो आपके पास इंटीग्रेशन आएगा दैट इज एरिया अंडर द फंक्शन f ऑफ x और द इंटरवल a टू b आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो है x क्यूब माइनस x है, और जिस इंटरवल में आपने एरिया फाइंड करना है वो है -1 एंड +1 है। यानी जो a है वो आपके पास -1 है, b जो है वो आपके पास +1 है। जो फंक्शन गिवन है जिसके अंडर आपने एरिया फाइंड करना है वो है x क्यूब माइनस x है। तो इट मींस के एरिया अंडर द कर्व f ऑफ x वो किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 f ऑफ x dx आ जाएगा। अब हमारे पास f ऑफ x क्या है, वो है x क्यूब माइनस x है, तो इसको जस्ट हम इंटीग्रेट करके इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे तो हमारे पास एरिया अंडर द फंक्शन f ऑफ x आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करने से x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, x क्यूब की इंटीग्रेशन होगी x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 होगी, माइनस x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर बाई 2 होगी। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन करने के लिए पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन का यूज किया है। जैसे x पावर n हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होती है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से x पावर 3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 होगी। तो दैट इज x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 होगी। तो इसको हमने x पावर 4 बाय 4 रखा है। इसी तरीके से x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होगी। अब हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करते हैं, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अगर पुट करें तो हमारे पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है फ्रॉम -1 to 1 है, तो हम 1/4 एज इट इज लेने देंगे।
इधर x पावर 4 में अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट हमारे पास क्या होगी 1 होगी, तो 1 पावर 4 माइनस लोअर लिमिट क्या है -1 पावर 4, -1 है तो x की जगह हम -1 पुट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 1/2 को एज इट इज रहने देंगे। अब x स्क्वायर में हम लिमिट्स पुट करें तो अपर लिमिट 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 1 इधर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये जो 1/4 है ये इन दोनों के साथ है, तो 1 माइनस 1 का पावर 4 क्या होता है +1 होता है। इसी तरीके से 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये 0 माइनस 0 होगा तो दैट विल बी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर यानी -1 से लेकर 1 तक जो x क्यूब माइनस x है उसका एरिया 0 स्क्वायर यूनिट होगा, क्योंकि एरिया का जो एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट में होती है, जैसे मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं। अब सेकंड पार्ट है इस पार्ट 2 का, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व डिफाइंड बाय y is equal to 2x square minus 7x plus 1 है at x is equal to 2। यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि at x is equal to 2 पे इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी। टेंजेंट लाइन क्या होती है, लेट्स सपोज अगर मैं इस कर्व को ग्राफ के ऊपर ड्रा करूं तो मेरे पास फर्ज करें इस तरह की कर्व आती है। अब अगर टेंजेंट लाइन वो होती है जो कर्व के किसी एक पॉइंट को क्या करे इंटरसेक्ट करे। अब उसने एक पॉइंट गिवन है यानी एट x इज इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट लाइन है वो इस कर्व को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है। आपने इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो, किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो है 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है। यानी अगर आपके पास स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, यानी m जो होगी वो स्लोप होगी, इस टेंजेंट लाइन की स्लोप को m से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने स्टूडेंट डेरिवेटिव के केस में पढ़ा था कि डेरिवेटिव हमेशा किसी भी लाइन की यानी जो टेंजेंट लाइन होगी उसकी स्लोप को शो करता है। तो इसका मतलब है कि m यहां पर किसके इक्वल होगा dy/dx होगा, यानी डेरिवेटिव की जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होती है वो ये होती है कि डेरिवेटिव हमेशा टेंजेंट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली dy/dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होगा। तो हम यहां पर हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। अब यहां पर पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं, तो हमारे पास जो गिवन कर्व है वो क्या है, वो है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है। इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए यानी इसकी टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए हमें जस्ट इस फंक्शंस को क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव लेना होगा। तो दोनों साइड से हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d/dx 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 आएगा। अब हम जरा 2 इन 2 को एज इट इज लिखते हैं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, माइनस 7 एज इट इज आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये 2 2 4x माइनस 7 आएगा। तो dy/dx किसके इक्वल आएगा 4x माइनस 7 के इक्वल आएगा। अब यहां पर जो टेंजेंट लाइन जो इस कर्व को इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे, उसका x कोऑर्डिनेट हमें गिवन है वो किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। x किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, तो हम स्लोप की वैल्यू फाइंड करते हैं एट x इज इक्वल टू 2, तो यानी एट dy/dx एट x इज इक्वल टू 2 किसके इक्वल आएगा 4x माइनस 7 है तो x की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो 4 2 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा 1 आएगा। तो इट मींस कि इस टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है 1 के इक्वल है। अब हमें इसका एक पॉइंट चाहिए, हमारे पास स्लोप आ गई 1
अब हमें इसका एक पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट जो यानी जो कांटेक्ट पॉइंट है ऑफ टेंजेंट लाइन विद द कर्व, उसका एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, वो क्या है, वो 2 है। तो इस पॉइंट को और इसका हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, इस कांटेक्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है। तो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो गिवन कर्व है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 2x² - 7x + 1 है। इसमें हम x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे। तो x अगर हम 2 ले लेते हैं तो फिर ये किसके इक्वल आता है, 2 × 2 का स्क्वायर - 7 × 2 + 1 आता है। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 - 7 2 14 + 1 होगा। तो -14 + 1 -13 होगा। 8 - 13 क्या होता है, -5 होता है। तो इट मींस कि जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसमें x कोऑर्डिनेट 2 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 होगा। तो इसका मतलब है जो कांटेक्ट पॉइंट है ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, वो उसमें x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, -5 है। तो अब हमारे पास एक पॉइंट भी आ गया और स्लोप भी आ गई। स्लोप इसकी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 2 और -5 है। अब हम 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होगी y - y1 is equal to m into x minus x1 होगी। तो y minus y1, ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है, इसमें x कोऑर्डिनेट को हम x1 कहेंगे और y कोऑर्डिनेट को हम y1 कहेंगे। तो y1 हमारे पास क्या है, -5 है, इज इक्वल टू m, यानी स्लोप किसके इक्वल आ गई है, 1 के इक्वल आ गई है, इंटू x माइनस x1 है। तो x1 क्या है, 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो y + 5 इज इक्वल टू x - 2 आएगा। जहां से y + 5 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये x - y - 5 - 2 आएगा। तो इट मींस के x - y - 7 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन to the curve y is equal to 2x² - 7x + 1। अब पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट f of x y is equal to x³ - 3xy² + 5x² y + 7y³ is a homogeneous equation of degree 3 and verify Euler theorem for f। यहाँ पर हमने स्टूडेंट आयलर थ्योरम के जरिए से ये प्रूव करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो है होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। यानी स्टूडेंट आयलर थ्योरम क्या होता है, पहले इसको समझें और इसके बाद आयलर थ्योरम के जरिए आपने ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है, किसकी, डिग्री 3 की होमोजीनियस इक्वेशन है। आपके सामने मैंने यहाँ पर आयलर थ्योरम की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक फंक्शन है, लेट्स सपोज इफ z इज इक्वल टू f of x y इज अ कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड डिफाइंड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। यानी अगर आपके पास z जो है वो एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का, तो फिर उसको इस प्रॉपर्टी को यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो फिर हम कहेंगे कि इट इज अ फंक्शन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। वो क्या है, x इंटू पार्शियल z डिवाइडेड बाई पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल z बाई पार्शियल y इज इक्वल टू n इंटू z। अगर ये जो फंक्शन जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम कहेंगे दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। अब यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में आपने ये साबित करना है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन किसका है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 का है। तो इट मींस के n की जगह आपके पास डिग्री n की जगह यहाँ पे क्या है,
3 है, तो इट मींस कि अगर ये डिग्री होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 का है तो फिर इस फंक्शन को इस इक्वेशन को इस फंक्शन के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस फंक्शन को z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ एक्स वाई है, और f ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y प्लस 7y क्यूब है। अब आपने इस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आपके जो बुक में पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं, जब कोई फंक्शन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम पार्शियली लेते हैं। जैसे ये जो फंक्शन है f ऑफ x एंड y, इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं x और y, तो फिर इट मींस के इसका डेरिवेटिव हम क्या लेंगे, पार्शियली लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, लेट्स सपोज पहले मैं z का डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे जब z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लूं तो z किसके इक्वल है, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y प्लस 7y क्यूब है। यानी हमें जब z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना हो तो फिर जो y वाली टर्म्स होंगी उनको हमें कांस्टेंट कंसीडर करना होगा और x का डेरिवेटिव लेना होगा। जैसे ये x क्यूब है तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा बाय पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव, माइनस 3xy स्क्वायर लेते हैं तो यहां पर 3y स्क्वायर को कांस्टेंट हमें लेना होगा और डेरिवेटिव किसका लेना होगा, x का लेना होगा। और इसी तरीके से इस टर्म में 5 और y को कांस्टेंट कंसीडर करना है, डेरिवेटिव लेना है किसका, x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x, और 7y क्यूब में 7y क्यूब कांस्टेंट है तो इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब स्टूडेंट आपके पास पार्शियल z और पार्शियल x किसके इक्वल आएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एज इट इज आएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। इसी तरीके से यहाँ पर 5y एज इट इज आएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 2x, और 7y क्यूब को क्योंकि यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है 7y क्यूब कांस्टेंट कंसीडर होगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इट मींस के इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5 2 10xy, ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा x का विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम जरा इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो आइए देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू y क्या डेरिवेटिव आता है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेने से पहले हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है पार्शियल z और पार्शियल x, इसके दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, क्योंकि जो आयरल थ्योरम है उसमें पार्शियल z और पार्शियल x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इधर भी हम इसके दोनों साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे पार्शियल z और पार्शियल x के साथ भी x मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड पे इस सारे के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10xy के साथ, तो ये आपके पास 3x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर y आ जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू y, यानी पार्शियल z और पार्शियल y फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें x को कांस्टेंट रखना होगा और y का डेरिवेटिव लेना होगा। यानी हम दोनों साइड से पार्शियली y के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेंगे, तो ये x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y प्लस 7y क्यूब आएगा। यानी इधर भी हमने डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्टिव और राइट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव लेना है, तो ये आपके पास x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू y 0 होगा, माइनस 3x एज इट इज आएगा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 2y होगा,
और इसी तरीके से प्लस मैं नीचे यहां पे लिखता हूं 5x² एज इट इज आएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 1 होगा, प्लस 7y³ है तो ये 3 सामने आ जाएगा तो 3 7 21y² होगा 7y³ का डेरिवेटिव। तो इट मींस के पार्शियल z और पार्शियल y आपके पास किसके इक्वल आएगा 3 2 6xy माइनस 6xy प्लस 5x² प्लस 21y² आ जाएगा। अब इसके भी दोनों साइड पे देखें आयलर में इस जो पार्शियल z और पार्शियल y है इसके साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों साइड पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो ये माइनस 6xy² होगा प्लस 5x² प्लस 21y³ हो जाएगा, यानी y² के साथ y मल्टीप्लाई होगा तो y³ के इक्वल आ जाएगा। अब हमने आयरल थ्योरम के जरिए इस बात का प्रूफ करना है कि इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। तो आयलर इक्वेशन क्या है, आयलर इक्वेशन है कि x इंटू पार्शियल z और पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल z और पार्शियल y किसके इक्वल आना चाहिए n इंटू z के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट n आपके पास किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, क्योंकि उसने गिवन है कि डिग्री 3 का होना चाहिए, तो इट मींस कि इसको 3z के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें n की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। अब x इंटू पार्शियल z और पार्शियल x किसके इक्वल आ गया है, ये आपके पास आ गया है, तो इसको आपने पुट करना है। तो ये 3x³ माइनस 3xy² प्लस 10x² है, प्लस y इंटू पार्शियल z और पार्शियल y किसके इक्वल आ गया है, ये आपके पास आ गया है। तो ये माइनस 6xy² प्लस 5x² प्लस 21y³ है। अब स्टूडेंट आपने इसको ये चेक करना है क्या ये 3 इंटू जेड के इक्वल आता है या नहीं आता है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये 3x³ माइनस 3xy² प्लस 10x² प्लस इंटू माइनस माइनस 6xy² प्लस 5x² प्लस 21y³ इज इक्वल टू 3 इंटू जेड होगा। तो ये अब आप लाइक टर्म देखें तो ये 3x³ है, ये 21y³ है, तो इट मींस के इनको अगर हम ऐड करें तो ये क्या आ जाता है 24y³ आ जाता है। इसी तरीके से ये माइनस 3xy² है और यहां पर ये आपके पास माइनस 6xy² है, तो ये माइनस 9xy² आ जाएगा। ये 10x² है, ये 5x² है, तो ये प्लस 15x² आ जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू जेड है। अब हम जरा इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इन तीनों में क्या कॉमन आ जाएगा, इन तीनों टर्म्स में कॉमन आ जाएगा 24y³ माइनस 9x, सॉरी ये 24, ये फर्स्ट टर्म को मैंने थोड़ा सा लिखने में गलती की है, दोबारा इसको राइट कर लें क्योंकि यहां पर ये फर्स्ट टर्म क्या है ये 3x³ है, ये 21y³ है, तो इसका मतलब है कि ये आपस में ऐड नहीं होंगे, ये एज इट इज आएगा। ये माइनस 3x² माइनस 9xy², ये माइनस 6xy² माइनस 9xy² होगा, 10x² और प्लस 5x² 15x² होगा और प्लस 21y³ आएगा, ये एज इट इज आएगा। तो यहां पर इसको लिखने में गलती से हमने ऐड किया था। अब इसको इन तीनों में आप देखें स्टूडेंट कि ये इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। अगर 3 कॉमन ले ले तो इधर क्या रह जाता है x³ माइनस 3 3 9xy² प्लस 3 5 15x²
प्लस 3 7 21 y क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू जेड आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करें आप इसके साथ। इसको हमने क्या लेट किया था? इसको हमने लेट किया था z के इक्वल, यानी इसको क्या लेट किया है हमने? z के इक्वल लेट किया है। तो इट मींस कि ये यही चीज बन रही है x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y प्लस 7y क्यूब। तो इट मींस के 3z इज इक्वल टू 3z आएगा। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो इट मींस के जो आयलर थ्योरम है वो वेरीफाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, यानी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है? एक होमोजीनियस इक्वेशन है। किस डिग्री की? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, क्योंकि n की जगह यहां पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आयलर थ्योरम के जरिए हमने इस बात का प्रूफ किया कि दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट जो पार्ट हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।